बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी हमारे साथ बीएससी इन 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट थर्ड हमने स्टार्ट किया था जो कि था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। इस यूनिट का पार्ट फर्स्ट हमने डिस्कस किया जिसमें हमने पढ़ा कि एपिडेमियोलॉजी ट्राइएड क्या होती है, जिसमें एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट था, उसके बारे में हमने पढ़ा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। फिर उसके कुछ एग्जांपल दिए जिसके ज़रिए से आप लोगों को जो ट्रेडिशनल मॉडल है एपिडेमियोलॉजिक ट्राइएड का तो उसका आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या होती है, उसके डिफिनीशन के बारे में पढ़ा और कुछ स्केच थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को, जिसमें फर्दर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लिखा गया है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को फर्दर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, लिखा गया है कि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, द disease process begin with the appropriate exposure to or accumulation of factors sufficient for the disease process to begin in a susceptible host। क्या होता है, हमारे साथ जो डिजीज़ प्रोसेस कंटिन्यू होता है या स्टार्ट लेता है या वो फर्दर फर्दर सीवियर बन जाता है तो वो तब बन जाता है जब हमारे साथ एक सीवियर ससेप्टेबल होस्ट मौजूद हो। ठीक है, ससेप्टेबल होस्ट में क्या होता है, जो डिजीज़ एजेंट होता है वो एंटर हो जाता है और वहाँ पे उसकी फर्दर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि उसकी डिवीजन होना, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो हो जाता है और अपने आप को हमले के लिए तैयार कर देता है। ठीक है, फर्दर लिखा गया है कि फॉर एन इन्फेक्शियस डिजीज़ द एक्सपोजर इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो एक्सपोजर होता है इन्फेक्शियस डिजीज़ का तो वो किस किस चीज़ से होता है, यानी किस चीज़ से ये डिजीज़ जो है ना वो बन जाती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कोई फायर यानी आग या कोई मैकेनिकल यानी कोई बोझ वगैरह भी हो सकती है या कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, हीट भी हो सकती है। अच्छा, फॉर कैंसर, अगर कैंसर के बारे में यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि कैंसर का जो एक्सपोजर फैक्टर है वो क्या हो सकता है, वो जो है ना वो हमारे साथ इसकी जो डिजीज़ प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकती है या फर्दर सीवियर बन सकती है अगर कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे एबिस्ट्रोस जो है ना ये हमारे साथ, सॉरी एस्बेस्टोस जो है ना ये हमारे साथ असल में हीट रेजिस्टेंस प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादातर ये जो फैक्ट्रीज वगैरह है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कंपनी में काम करता है, ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे एस्बेस्टोस फाइबर्स जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है, और वो उसको इनहेल कर दे तो उसकी वजह से जो है ना ये लंग कैंसर वगैरह बन सकते हैं। ठीक है, या अगर टोबैको की हम बात करें तो अगर कोई ऐसे कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पे जो स्मोकिंग वगैरह है वो बन रहे हैं, ठीक है, टोबैको का काम हो रहा है, तो अगर वो उसको इनहेल कर रहा है जो कि फैसो स्मोकर होते हैं तो उसकी वजह से भी ये जो लंग कैंसर वगैरह है ये बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि सब क्लिनिकल फेज। अब सब क्लिनिकल डिजीज़ जो है ना ये कौन सी स्टेज होता है, तो सब क्लिनिकल स्टेज जो है ना ये वो स्टेज होता है जहाँ पे अभी हमारे साथ जो साइन एंड सिम्टम है वो अफेयर नहीं हुए हैं। ठीक है, यानी इन्फेक्शियस एजेंट जो है ना वो अंदर हो गया है बॉडी में, अपने होस्ट तक पहुँच गया है, लेकिन अभी तक साइन एंड सिम्टम उसकी डिवेलप नहीं हुई है, तो इस वजह से इसको हम सब क्लिनिकल फेज कहते हैं। सो लिखा गया है कि आफ्टर द डिजीज़ प्रोसेस हैज़ बीन ट्राइगर पैथोलॉजिकल चेंजेस देन अकर विदाउट द इंडिविजुअल बीइंग अवेयर ऑफ देम। ठीक है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में लेकिन बंदे को पता नहीं चलता क्योंकि उसमें कोई भी साइन एंड सिम्टम अवेयर नहीं होते। ठीक है, साइन एंड सिम्टम अवेयर नहीं होते, तो जब साइन एंड सिम्टम नहीं होते तो पेशेंट को थकावट वगैरह फील होती है, लेकिन उसमें अगर साइन एंड सिम्टम नहीं है तो उसको पता नहीं चलता कि मुझे डिजीज़ हुआ है कि नहीं। ठीक है, यानी अब डिजीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, ठीक है, लेकिन साइन एंड सिम्टम नहीं है। ठीक है, अच्छा, दिस स्टेज इज ऑफ सब क्लिनिकल डिजीज एक्सटेंडेड फ्रॉम द टाइम ऑफ एक्सपोजर टू अनसेट ऑफ डिजीज सिम्टम्स। ठीक है, ये वो स्टेज होता है जब तक हमारे साथ साइन एंड सिम्टम अफेयर नहीं हुए, लेकिन यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब तक हमारे साथ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अफेयर नहीं हुआ है, यानी डिजीज़ के प्रोसेस से लेकर स्टार्ट से लेकर इंक्यूबेशन पीरियड तक जितना भी प्रोसेस होता है, जितना भी टाइम होता है, तो उसको हम सब क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज डिजीज़ इज सेड टू बी एसिम्प्टोमेटिक, तो इस वजह से इसको हम नो सिम्टम्स या इनएफरेंट या एसिम्प्टोमेटिक स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक
तक अभी कोई भी साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं हुआ है। Although disease is not apparent during the incubation period, अब incubation period में disease जो है ना वो apparent नहीं रहता, क्योंकि इसमें अब sign and symptom जो है ना वो appear हो जाते हैं। Some pathologic changes may be detectable with laboratory, radiographic or other screening method, किसी भी स्क्रीनिंग मेथड के ज़रिए से, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह के ज़रिए से या रेडियोग्राफिक टेस्ट वगैरह के ज़रिए से हम जो है ना इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको मालूम कर सकते हैं उसके ज़रिए से, ठीक है। अगर हमारे साथ इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट नहीं भी है, यानी कि साइन एंड सिम्टम अभी तक अफेयर नहीं भी हुआ है, एफरेंट पेस है, तो तब भी अगर हम कोई भी टेस्ट वगैरह कर ले तो इसके ज़रिए से जितने भी चेंजेस हैं अंदर की चेंजेस, तो उसको हम मालूम कर सकते हैं कि डिजीज़ लग गया है कि नहीं, ठीक है। अब आप लोगों को समझना होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो उसमें क्या डिफरेंस है। सो डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होती है जब हमारे साथ साइन एंड सिम्टम अफेयर हो जाते हैं और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि ये कौन सी डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम है, तो तब हमारे साथ क्या होती है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है। जबकि स्क्रीनिंग टेस्ट तब हम करते हैं जब हमारे साथ किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाती है और सारी जितनी भी कम्युनिटी में लोग हैं जो हेल्दी लोग हैं, तो उसके जब हम टेस्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी इसमें हम डिजीज़ को स्क्रीन करते हैं। मोस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द डिजीज़ प्रोसेस ड्यूरिंग द फेज ऑफ इट्स नेचुरल हिस्ट्री, जब हमारे साथ डिजीज़ का वो प्रोसेस जो कि अभी तक साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, तो इस दौरान जो है ना हम हेल्दी लोगों की भी ज़्यादातर स्क्रीनिंग टेस्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि डिजीज़ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि इन लोगों में भी डिजीज़ स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए जब हम मालूमात करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोग्राम कर देते हैं, यानी स्क्रीनिंग टेस्ट कर देते हैं। Since intervention at this early stage is likely to be more effective than treatment given after the disease has progressed and become symptomatic, अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए से डिटेक्ट कर ले कि डिजीज़ प्रेजेंट है और उसका डायरेक्ट ही हम अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत जल्द जो है ना इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हमारे साथ साइन एंड सिम्टम अफेयर हो जाए और फिर उसके बाद हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर ले और उसके बाद जो है ना हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसके बाद इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और फिर जो है ना इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट के ज़रिए से, यानी अभी इतने अच्छे हाथ से जो साइन एंड सिम्टम है वो डेवलप ही नहीं हुए हैं, ठीक है, इंसान में जो डिजीज़ है वो इतना फैला भी नहीं है और हमने डायरेक्ट ही इलाज कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफेक्टिव होगा। और अगर हम सिम्टोमेटिक जब सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं और तब जो है ना हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है ना उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो ऑफकोर्स के वो उसमें डिजीज़ फैल गया है, तो इस वजह से इतना इफेक्टिव नहीं होगा उसके लिए ट्रीटमेंट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा गया है कि क्लिनिकल डिजीज़ यानी क्लिनिकल पेज, सब क्लिनिकल पेज से के बाद जो है ना क्लिनिकल पेज आता है, यानी इसमें क्या होता है, इसमें साइन एंड सिम्टम जो है ना वो अफेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ साइन एंड सिम्टम अफेयर्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल पेज कहते हैं या क्लिनिकल डिजीज़ कहते हैं। द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मार्क द ट्रांसिशन फ्रॉम सब क्लिनिकल टू क्लिनिकल पेज, जब भी हमारे साथ साइन एंड सिम्टम के मार्क्स आ जाते हैं तो तब जो है ना हम क्या कहते हैं कि ये सब क्लिनिकल पेज से क्लिनिकल पेज में डिजीज़ जो है ना वो ट्रांसमिट हो गया है। मोस्ट डायग्नोसिस आर मेड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज़, ज़्यादातर जितनी भी डायग्नोसिस होते हैं ना वो ज़्यादातर हम क्लिनिकल डिजीज़ में उसको मालूम करते हैं, क्योंकि जब वो साइन एंड सिम्टम आ जाते हैं तो तब हम हॉस्पिटल चलते हैं और डॉक्टर को अपने आप को दिखाते हैं कि मुझ पे ये साइन एंड सिम्टम आए हैं, ये किस मरज़ की साइन एंड सिम्टम है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादातर जितनी भी डायग्नोसिस होती है ना तो वो ये क्लिनिकल पेज में होती है, जब साइन एंड सिम्टम अफेयर हो जाती हैं। अल्टीमेटली द डिजीज़ प्रोसेस एंड आइदर इन रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ, तो इस वजह से इसके साथ साथ जब हम टेस्ट वगैरह कर देते हैं, ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर देते हैं, इंटरवेंशन कर देते हैं, तो इसका जो एंड आता है इस प्रोसेस का, डिजीज़ प्रोसेस का, तो वो 3 एंड्स आते हैं इसके। एक होता है या तो रिकवरी हो जाती है इंसान की, ठीक है, या जो है ना उसकी डिसेबिलिटी, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पाँव कट गया या उसकी ज़ुबान ने काम छोड़ दी या उसके हाथ ने काम छोड़ दी या उसको स्ट्रोक हुआ था तो उसकी वजह से उसकी बॉडी ने काम छोड़ दी, एक साइड ऑफ द बॉडी जो है ना वो डिसेबल हो गई, ठीक है। तो कोई भी माजूरी हो सकती है या जो है ना इसकी इवन डेथ भी कास हो सकती है, ठीक है, अगर डिजीज़ प्रोसेस सीवियर था और इसकी साइन एंड सिम्टम जो है ना वो बहुत जल्दी से सीवियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इसकी वजह से डेथ भी कास हो सकती है। इसके बाद लिखा गया है कि द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़
इन अ पेशेंट। अगर पेशेंट में हम देख लें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ प्री क्लिनिकल पेज और क्लिनिकल पेज के ज़रिए से आप लोगों को कुछ सैम्पल्स दिखाए गए हैं कि इस सैम्पल्स के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं एक पेशेंट में उसका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। ठीक है, सो ए जो है ना, ए का मतलब है कि बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़। अगर हमारे साथ पेशेंट आया है और वो फ्री क्लिनिकल पेज में है, तो फ्री क्लिनिकल पेज में हम क्या देखते हैं, बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ देखते हैं कि उसको पैथोजन जो है ना वो उसकी बॉडी में एंटर हुआ है कि नहीं। ठीक है, यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बॉडी में चला गया है कि नहीं, होस्ट तक पहुंच गया है कि नहीं। पी से पैथोलॉजिकल एविडेंस ऑफ डिजीज़ एफ साठ। अगर हमारे साथ पैथोलॉजिकल एविडेंस डिजीज़ का नज़र आया, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या होता है, ये भी फ्री क्लिनिकल पेज है। अगर साइन एंड सिम्टम आ गए तो तब हम कहते हैं कि ये क्लिनिकल पेज में डिजीज़ कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लिनिकल पेज में तब कन्वर्ट होता है जब हमारे साथ इंक्यूबेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी इंक्यूबेशन पीरियड जो है ना उसका एंड हो जाता है, सॉरी, यानी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो है ना वो अपीयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना एम से मेडिकल केयर, सॉरी, अच्छा, मेडिकल केयर स्टार्ट। जब हमारे साथ मेडिकल केयर स्टार्ट हो जाता है, यानी अब यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब उसकी जो डायग्नोसिस है वो भी हो गया और फिर उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया। तो ये सब जो है ना ये हमारे साथ क्लिनिकल पेज में होता है, जबकि प्री क्लिनिकल पेज में सिर्फ ए और फी यानी बायोलॉजिकल ऑनसेट ऑफ डिजीज़ एंड पैथोलॉजिकल एविडेंस, अगर कोई एविडेंस ऑफ डिजीज़ जो है ना वो देख लिया, ठीक है, तो ये हमारे साथ प्री क्लिनिकल पेज में होता है। अब फर्दर लिखा गया है कि डिजीज़ प्रोसेस आउटकम। अब डिजीज़ प्रोसेस का आउटकम क्या होता है, अगर डिजीज़ लग गया है किसी का तो उसका आउटकम क्या हो सकता है। तो उसके आउटकम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ना कि 3 हो सकते हैं, या तो इंसान में कोई खराबी हो जाएगी, ठीक है, यानी एम्पेयरमेंट आ जाएगी, या वो डिसेबल हो जाएगा, और या उसमें हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब कि वो जो है ना वो जिस काम को कर रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसे फैक्ट्री में काम कर रहा था जहाँ पे उसके फाव का यूज़ वो ज़्यादा कर रहा था, ठीक है, और उस पर बार बार फ्रिक्शन आ रहा था, तो इसकी वजह से उसमें टीयरिंग हो गई, ब्रेकडाउन हो गई, जिसकी वजह से उसके पाँव ने अभी काम छोड़ दिए, ठीक है, तो ये जो है ना ये हैंडीकैप हो गया। और डिसेबिलिटी जो है ना वो मेंटली, फिजिकली, डेवलपमेंटली या इमोशनली कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, तो डिसेबिलिटी और हैंडीकैप में यही डिफरेंस है। अच्छा, फर्दर अगर आप लोग देख ले तो ये भी वही डिजीज़ प्रोसेस आउटकम है, लेकिन यहाँ पे एक स्केच के ज़रिए से आप लोगों को समझाया गया है कि डिजीज़ प्रोसेस आउटकम क्या हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ डिजीज़ ऑनसेट हो गया। डिजीज़ ऑनसेट जब हो जाती है, यानी जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो बॉडी में एंटर हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर फर्दर जो है ना इम्पेयरमेंट आ जाएगी। इम्पेयरमेंट क्या हो सकती है, लॉस और एबनॉर्मेलिटी आर साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। स्ट्रक्चर या फंक्शन एनाटॉमिकल हो गया, ठीक है, या साइकोलॉजिकल हो गया या फिजियोलॉजिकल हो गया, इसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी या चेंजेस आएगी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ना साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाती है। जब साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाती है तो तब हमारे साथ क्लिनिकल पेज बन जाता है। क्लिनिकल पेज में क्या होता है, क्लिनिकल पेज में इंसान जो है ना वो अपने आप को डॉक्टर के पास ले चलता है और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब डायग्नोस्टिक वगैरह हो जाती है तो इसके बाद जो है ना या तो डिसेबिलिटी हो जाती है, यानी इंसान जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन इन एबिलिटी टू परफॉर्म अ फंक्शन, जो अपने काम कर रहा था तो वो अब नहीं कर सकेगा, ठीक है, उसकी एबिलिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। और अगर वो एबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती तो उसके बाद जो है ना वो क्या हो जाता है, वो या तो वो रिकवर हो जाएगा। अगर रिकवर भी नहीं हो गया और डिसेबिलिटी फर्दर मोर सीवियर चली गई, ठीक है, उसकी नतीजे में फिर क्या आ सकती है, हैंडीकैप आ सकती है। हैंडीकैप क्या हो सकती है, हैंडीकैप के बारे में मैंने आप लोग को बताया है ना कि वो उसका जो रोल है वो रुक जाता है। किस तरीके से, यानी डिसएडवांटेज द रिजल्ट व्हेन डिसेबिलिटी और एम्पेयरमेंट लिमिट आर प्रिवेंट द फुलफिल ऑफ अ रोल, ठीक है, जब एक इंसान अपना रोल पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसको हम हैंडीकैप कहते हैं। ये नीचे नोट में लिखा गया है कि ये जो डैशेस का निशान हमें मिला है ना यहाँ पे, ये जो डैश का निशान मिला है और ये जो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मतलब अगर हमारे साथ एम्पेयरमेंट को नहीं रोक गया तो इसके मतलब इसके रिजल्ट में जो डिसेबिलिटी है वो आ सकती है, और अगर डिसेबिलिटी को नहीं रोका गया तो इसके रिजल्ट में हैंडीकैप आ सकती है, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने समझना होगा।
अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ फर्दर एक्सप्लेन किया गया है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को। सो लिखा गया है कि क्या होता है कि स्टिमुलस टू द होस्ट, पहले क्या हो जाता है कि जो एजेंट है वो होस्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है, यानी एंटर हो जाता है बॉडी में। जब बॉडी में जो एजेंट है वो पहुंच गया, ठीक है, वो एंटर हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, इंटर रिलेशंस ऑफ एजेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया ना ट्राइएड में कि हमारे साथ जो एजेंट है, होस्ट है और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जब ये इंटर रिलेशन में आ जाती है तो तब डिजीज़ जो है ना वो अकर होती है। अगर ये रिलेशन में ना हो तो तब डिजीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना मिलकर इंटर रिलेशन में आ जाती है, जिसकी वजह से डिजीज़ लग जाती है। डिजीज़ जब लग जाती है तो उसके बाद जो है ना होस्ट का रिएक्शन होता है। होस्ट का रिएक्शन तो है ना, या तो वो पहले जो है ना प्री सिम्टोमेटिक पीरियड होता है। प्री सिम्टोमेटिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसको हम लेटेंट पीरियड कहते हैं, जिसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होती। फिर उसके बाद जो है ना उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, यानी साइन एंड सिम्टम अफेयर हो जाते हैं। जब साइन एंड सिम्टम अफेयर हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ना इंसान की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो वो रिकवरी फेज में चला जाता है। या तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, यानी वो ठीक हो जाएगा। अगर रिकवरी नहीं हुई तो तब जो है ना उसकी डिफेक्ट या डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इवन की डेथ भी कास हो सकती है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि प्री पैथोजेनेसिस जिसमें जो साइन एंड सिम्टम है वो अफेयर नहीं होते, ठीक है, यानी इसमें जो डिजीज़ है वो नहीं हो गई है। जब डिजीज़ नहीं हुई है तो इस दौरान जो है ना हम ज़्यादातर प्रिवेंशन कर देते हैं, और जब प्रिवेंशन कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें ज़्यादातर हम जो वैक्सीनेशन वगैरह है वो कर देते हैं, जिसमें हेल्थ प्रमोशन हो जाती है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन वगैरह हम कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना जो दूसरा पेज है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस। पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस में क्या होती है, डिजीज जो है ना वो लग जाता है, होस्ट का रिएक्शन आता है और जो रिकवरी पेज है वो आती है, ठीक है। तो इस दौरान जो है ना, इस दौरान जब डिजीज लग जाता है, साइन एंड सिम्टम वगैरह अफेयर हो जाते हैं, तो या तो हम एयरली उसको डायग्नोज कर देते हैं तो ट्रीटमेंट कर देते हैं, और अगर एयरली डायग्नोज नहीं किया और ट्रीटमेंट सही से नहीं किया तो इसके रिजल्ट में फिर हमारे साथ जो डिसेबिलिटी है वो आ जाती है। लेकिन उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी जो जितनी भी हमसे कोशिश हो सके कि उसको हम ट्रीट कर लें, ठीक है, तो उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। फिर फर्दर जो है ना इसमें लिखा गया है, यहाँ पे सही से नज़र नहीं आ रहा है लेकिन आप लोग स्लाइड में देख ले, वहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा कि इसमें लिखा गया है कि प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड अच्छा टर्शरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसमें प्रिवेंशन की बात की गई है। तो प्रिवेंशन क्या होती है, प्रिवेंशन यानी किसी भी चीज़ को ज़्यादा होने से रोकना, ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा होने से रोकते हैं ना तो उसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की गई है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन ज़्यादातर जो वैक्सीनेशन वगैरह है उसको हम कहते हैं, यानी इसमें हम हेल्थ प्रमोशन कर देते हैं, ठीक है, हेल्थ को किसी भी डिजीज़ लगने से बचाने की कोशिश करते हैं। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब डिजीज़ हो जाता है और उसको हम डायग्नोज कर देते हैं और अर्ली स्टेज में उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे साथ सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है। और अगर डिसेबिलिटी हो गई और उसमें हम जो रिहेबिलिटेशन है वो कर देते हैं तो उसको हम टर्शरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ये आगे जो चैप्टर आ रहा है ना, चैप्टर 4, तो वो प्रिवेंशन के बारे में है, तो फिर आप लोगों को थोड़ा कंसेप्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद है हमारे साथ लेटेंट पेज। अब लेटेंट पेज क्या होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया ना कि लेटेंट पेज वो होता है जिसमें साइन एंड सिम्टम अभी तक अफेयर नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट पेज कहते हैं। सो लिखा गया है कि लेटेंट पेज द टाइम इंटरवल फ्रॉम इन्फेक्शस टू डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शसनेस। जब हमारे साथ इन्फेक्शसनेस डेवलप हो जाती है तो उसके जितनी भी टाइम है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट पेज कहते हैं, यानी इसमें साइन एंड सिम्टम नहीं होती, ठीक है। अभी इन्फेक्शस एजेंट जो है ना वो बॉडी में एंटर हो गया है, लेकिन अभी इन्फेक्शसनेस जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ है, इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इन्फेक्शस पीरियड कौन सा पीरियड होता है, द टाइम ड्यूरिंग विच टाइम द होस्ट कैन इन्फेक्ट अनदर ससेप्टेबल होस्ट। इन्फेक्शस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें अभी डिजीज़ जो है ना वो नया नया लग गया है, ठीक है। तो अब जो है ना इस नए नए डिजीज़ में ज़्यादातर दूसरे लोगों को डिजीज़ पहुंचाना, इन्फेक्शस पहुंचाना, ये जो है ना ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो पीरियड होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान को डिजीज़ लगने की एबिलिटी रखते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्फेक्शस पीरियड कहते हैं। और नॉन इन्फेक्शस पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें डिजीज़ जो है ना वो पुराना हो जाता है, उसकी जो ट्रांसमिटेड वाली एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो तब हम कहते हैं कि ये अब हमारे साथ डिजीज़ को नहीं ट्रांसमिट करता। ज़्यादातर जो लोग कहते हैं ना कि आपको फ्लू कब से है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अभी तीसरा दिन है मेरा, ठीक है, तो कहता है कि ये तो अभी इन्फेक्शस को क्या कर सकता है, मुझे
भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इसकी वजह इससे भी हम मुझे भी जो फ्लू है वो हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर वो चौथे दिन में उससे पूछे कि आपका जो कौन सा दिन है फ्लू का, तो वो कहता है कि अभी 4वां दिन चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपसे जो ट्रांसमिटिंग वाली एबिलिटी है वो लॉस हो गई है। अब आप डिजीज़ को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आप मुझे आपसे इन्फेक्शन नहीं हो सकता, तो उसके क्या जूठा पीना वगैरह वो कर देता है, ठीक है। यानी उससे अब जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। अच्छा, और इसके बाद है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब हमारे साथ फर्स्ट साइन एंड सिम्टम डेवलप हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ रहा है द एपिडेमियोलॉजिक अप्रोच। अब एपिडेमियोलॉजिक अप्रोच जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे साथ एपिडेमियोलॉजिक अप्रोच होगा। सो लिखा गया है कि द प्रैक्टिस ऑफ एपिडेमियोलॉजी रिलीव ऑन अ सिस्टमेटिक अप्रोच। ये जो एपिडेमियोलॉजी का प्रैक्टिस होता है ना, ये असल में हमारे साथ सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए से होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें वेरी सिंपल टर्म द एपिडेमियोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना वो किस तरीके से डिजीज़ को मालूम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिक अप्रोच कहते हैं। तो लिखा गया है कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, जब भी हमारे साथ किसी भी डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाता है तो पहले हम केसेस को काउंट कर देते हैं, ठीक है। और किस तरीके से काउंट कर देते हैं, उसके टाइम, उसके प्लेस और उसके पर्सन के मुताबिक, ठीक है। उस इन टर्म के मुताबिक जो है ना हम डिजीज़ को क्या कर देते हैं, उसको काउंट कर देते हैं। फिर जब हमारे साथ उसकी काउंटिंग आ जाती है तो उसके बाद हम डिवाइड कर देते हैं। किस तरीके से, द नंबर ऑफ केसेस बाय एन अप्रोप्रिएट डिनोमिनेटर टू कैलकुलेट रेट एंड। अच्छा, फिर हम क्या कर देते हैं, फिर हम उसके बाद जो है ना जितने भी हमारे साथ केसेस आ गए हैं तो उसको हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसकी एक रेट हमारे साथ आ जाती है, ठीक है। जब उसकी एक रेशो हमारे साथ आ जाती है तो इसके बाद हम कंपेयर कर देते हैं कि जितना हमने सस्पेक्ट किया था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतने केसेस आ सकते हैं, तो क्या इतने केसेस आ गए हैं कि नहीं। दीज रेट ओवर टाइम आर फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल और जितने भी हमने एक्सपेक्ट किया था उतने केसेस आ गए हैं कि नहीं, उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। अच्छा, बिफोर काउंटिंग केसेस हाउ एवर, अब एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि काउंटिंग केसेस से पहले हम क्या करते हैं, हाउ एवर द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट अ केस इज़। पहले हम डिसाइड कर देते हैं कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो पहले डिसाइड कर देता है कि केस क्या है, ठीक है, कौन सा डिजीज़ है, कौन सा केस है। तो उसका पहले डिफिनीशन कर देते हैं। डिफिनीशन किस तरीके से कर देते हैं, this is done by developing a case definition. अच्छा, then using this case definition the epidemiologist find and collect information about the case patient, ठीक है। जब वो डिफिनीशन कर देता है तो डिफिनीशन के बाद जो है ना एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या कर देता है, फिर उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको मालूम करने की कोशिश कर देते हैं कि कितने पेशेंट्स हमारे साथ आए हैं इस केस के मुताबिक। द एपिडेमियोलॉजिस्ट देन परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी बाय करेक्टराइजिंग द केस कलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, ठीक है। और इसके बाद जो है ना एपिडेमियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब कर देती है कि ये करेक्टरिस्टिक अगर एक इंसान में मौजूद है तो वो हमारे साथ अगर इस टाइम में, इस प्लेस में और इस पर्सन में, किसी भी पर्सन में अगर ये करेक्टरिस्टिक मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ इसी केस का पेशेंट है, ठीक है, यानी इसी डिजीज़ का पेशेंट है। टू कैलकुलेट द डिजीज़ रेट, फिर डिजीज़ रेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, द एपिडेमियोलॉजिस्ट डिवाइड द नंबर ऑफ केसेस बाय द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना जितनी भी उसके पास नंबर ऑफ केसेस आ जाते हैं तो उसको फिर डिवाइड कर देती है साइज ऑफ पॉपुलेशन पे, और उसके बाद जो है ना एक एवरेज डेटा निकाल देती है और वो एक्सपेक्ट करती है कि इतने जो पॉपुलेशन है तो इसमें इतने रेशो के साथ जो डिजीज़ है वो हो सकती है, ठीक है। फाइनली that determine whether the rate is greater than what one would normally expect, ठीक है। अगर हमारे साथ ये जितना भी डिवीजन वो कर देते हैं और उसका रेट जो है ना वो यानी डिजीज़ का रेट ज़्यादा आ गए लोगों में, ठीक है, तो तब क्या कर देते हैं, तब जो है ना वो देखते हैं कि इसमें क्या ऐसी रीज़न थी, इसके बिहाइंड क्या ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से ये डिजीज़ जो है ना ये हमारे एक्सपेक्टेड रेट से ज़्यादा आ गए। सो आइडेंटिफाई फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस इंक्रीज, ठीक है, इसकी इंक्रीजमेंट की क्या वजह थी उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं। द एपिडेमियोलॉजिस्ट कंपेयर द रेट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन टू द रेट इन एन अप्रोप्रिएट कंपेरिजन ग्रुप यूजिंग एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजिकल टेक्निक्स, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स जो है ना उसको यूज़ कर देते हैं। अच्छा, अब लिखा गया है कि डिफाइनिंग अ केस, एक केस को किस तरीके से डिफाइन कर देती है, ठीक है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। सो बिफोर काउंटिंग केस
केसेस द एपिडेमियोलॉजिस्ट मस्ट डिसाइड व्हाट टू काउंट, ठीक है। जब तक हमारे साथ काउंटिंग नहीं हुई है केसेस की, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना वो डिसाइड कर देती है कि क्या हमने काउंट करना है, यानी हमारे साथ केस क्या है, ठीक है, उसकी डिफिनीशन पहले कर देती है। तो जब डिफिनीशन कर देती है तो डिफिनीशन किस तरीके से कर देती है, लिखा गया है कि अ केस डिफिनीशन इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया। ये जो केस डिफिनीशन होती है ये हमारे साथ एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होती है जो कि आगे आ रहा है, आप लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर क्लासिफाइंग वेदर a person has a particular disease, syndrome or other health इश्यूज, ठीक है, जिसमें वो क्लासिफाई कर देती है कि इंसान को कुछ डिजीज़ है, सिंड्रोम है या अदर हेल्थ कंडीशन है जिसकी वजह से हम इस क्राइटेरिया को फिट कर देते हैं और इसके ज़रिए से हम ये करेक्टरिस्टिक देखेंगे जिस पेशेंट में भी तो उसको ये डिजीज़ होगी, ठीक है, यानी वो हमारे केस का पेशेंट होगा। सम केस डिफिनेशन पर्टिकुलरली यूज टू नेशनल सर्वेलेंस, कुछ जो है ना वो नेशनल सर्वेलेंस के मुताबिक ये केस डिफिनेशन कर देते हैं, यानी नेशनल सर्वेलेंस ने उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई होती है, ठीक है, और उसके साथ जो है ना वो कंपेयर कर देते हैं और वो जो है ना फिर डेवलप कर देते हैं कि ये इस केस का पेशेंट है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि कंपोनेंट ऑफ अ केस डिफिनीशन फॉर आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, अगर हमारे साथ एक आउटब्रेक हो गया है, एक डिजीज़ का आउटब्रेक हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन कौन से कंपोनेंट देखते हैं कि हम केस डिफिनीशन के मुताबिक जो है ना इन्वेस्टिगेशन करें कि ये हमारे साथ इसी केस का पेशेंट है। सो लिखा गया है कि अ केस डिफिनेशन कंसिस्ट ऑफ क्लिनिकल क्राइटेरिया, जो केस डिफिनेशन होती है तो ये हमारे साथ क्लिनिकल क्राइटेरिया पे कंसिस्ट होती है। किस तरीके से, सम टाइम लिमिटेशन और टाइम, कभी कभार हमारे साथ टाइम का लिमिटेशन होती है कि इतने टाइम में अगर ये साइन एंड सिम्टम आ गए तो ये हमारे साथ इसी डिजीज़ का पेशेंट हो गया। जैसे कि कोरोना में हमने 14 डेज़ रखे थे ना इंक्यूबेशन पीरियड का, यानी जिसको क्वारंटाइन हम कहते थे, तो वो हमारे साथ क्या था, 14 डेज़ में उसके साइन एंड सिम्टम अफेयर होते थे। तो ये जो है ना ये एक लिमिटेशन थी टाइम के, प्लेस के मुताबिक एंड पर्सन, ठीक है। द क्लिनिकल क्राइटेरिया यूजुअली इंक्लूड कंफर्मेटरी लेबॉर्ट्री टेस्ट। क्लिनिकल क्राइटेरिया में हमारे साथ अगर हम केस को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम लेबॉर्ट्री टेस्ट कर देते हैं। इफ़ अवेलेबल आर कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स, अगर हमारे साथ ये अवेलेबल है तो तब हम लेबॉर्ट्री टेस्ट डायरेक्ट कर देते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स वो होते हैं जो कि सब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होते हैं और साइन वो होते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव कंप्लेंट्स होते हैं। तो दोनों को हम देखते हैं कि फिजिशियन ने क्या फाइंड किया और जो पेशेंट है वो खुद क्या बता रहा है। अगर वो बाकी केसेस के साथ कंपेयर कर ले और वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसको भी ये डिजीज़ लग गया है। अच्छा, फर्दर लिखा गया है कि क्राइटेरिया आप क्या होती है, जो कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि क्राइटेरिया होती है केस डिफिनेशन का, ठीक है। सो लिखा गया है कि केस डिफिनेशन में हैव सेवरल सेट ऑफ क्राइटेरिया, केस डिफिनेशन की सेवरल सेट ऑफ क्राइटेरिया होती है डिपेंडिंग ऑन हाउ सर्टन द डायग्नोज इज, ठीक है, जो डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम एक पेशेंट को डायग्नोज करेंगे, अगर उसमें कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम होंगे जिसके ज़रिए से हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि ये हमारे साथ केस डिफिनेशन के साथ रिलेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ पॉसिबल केस आर आउटब्रेक ऑफ मीजल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के साथ मीजल का एग्जाम्पल दिया ही गया है कि मीजल जो है ना वो हमारे साथ एक कम्युनिटी में आउटब्रेक हो गए हैं, ठीक है। तो अब मीजल का हम किस तरीके से केस को मालूम करेंगे कि ये हमारे साथ मीजल का केस है, ठीक है। अ पर्सन विद अ फीवर एंड रैश माइट बी क्लासिफाइड एज हैविंग अ सस्पेक्टेड पॉसिबल, अगर हमारे साथ एक पर्सन है और उसको फीवर है, ठीक है, यानी बुखार है और इसके साथ साथ उस पर रैश भी आया है, बॉडी स्किन रैश भी आया है, ठीक है, तो उसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि इसको क्या हो, उसको मीजल हो, ठीक है। कंफर्म करने के लिए हम क्या कर देते हैं, कंफर्म करने के लिए उसके हम लेबॉर्ट्री टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आर कंफर्म केस ऑफ मीजल डिपेंडिंग ऑन व्हाट एविडेंस ऑफ मीजल इज प्रेजेंट, ठीक है, उसका मतलब कि उसके एविडेंस को देखते हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया लेबॉर्ट्री टेस्ट। सो लिखा गया है कि अगर सस्पेक्टेड केस है तो तब हम क्या कर देते हैं, एनी फेब्राइल इलनेस अकम्पेन्ड बाय रैश, अगर हमारे साथ फेब्राइल इलनेस है यानी फीवर भी है, ठीक है, यानी पेशेंट को बुखार भी है और उस पर रैश भी आया है, तो हम कहते हैं कि मे भी हो सकता है कि इसको मीजल हो। प्रोबेबल क्या हो सकती हैं,
अ केस दैट मीट द क्लिनिकल केस डिफिनीशन। अगर हमारे साथ केस जो है ना वो क्लिनिकल केस डिफिनीशन से मीट हो रहा है, उसकी जितनी भी कंपैरिजन हम कर ले वो रोग एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉबेबल है कि हमारे साथ मैंने मतलब कि इसकी चांसेस अब ज़्यादा हो गए कि ये जो है ना ये हमारे साथ मीज़ल हो सकता है। और कंफर्म कब होगा? जब हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करेंगे। अगर हमने लेबॉर्ट्री टेस्ट किया और जो केस डिफिनीशन है उसकी जितनी भी क्राइटेरिया है उससे अगर मैच हो रहा है, तो तब हम कहेंगे कि कंफर्मली ये हमारे साथ मीज़ल है। ठीक है, तो यही थी हमारे साथ जो केस क्राइटेरिया है इसका। शायद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अब रेफरेंस यहाँ से आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। जितनी भी हमारे साथ एपिडेमियोलॉजी के जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है यहाँ से इस लिंक से आप लोग हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन कम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।